हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में कॉमर्स में 75 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसका एक टॉपिक ऑडिटिंग का है। दोस्तों, जो हाल ही में पेपर हुआ था यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उस पेपर में दोस्तों ऑडिटिंग से 40 से 45 लगभग 50 क्वेश्चन तक सिर्फ ऑडिटिंग से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, आज हम ऑडिट का पार्ट टू का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे कि गुणवत्ता लेखा परीक्षा के विभिन्न प्रकार: उत्पाद, प्रक्रिया, प्रबंधन प्रणाली, पंजीकरण, प्रमाणन। यानी इसमें हमारे सभी होते हैं। दोस्तों, जो ई है यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि जब ऑडिटर ऑडिट किए जा रहे संगठन ऑडिट का कर्मचारी होता है तो ऑडिट को डैश गुणवत्ता ऑडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो ऑप्शन ए है हमारा यही है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है कि लेखा परीक्षा का सबसे व्यापक प्रकार डैश प्रणाली लेखा परीक्षा है जो समग्र रूप से प्रणाली की उपयुक्तता और प्रभावशीलता की जांच करती है। तो मात्रा, गुणवत्ता, प्रारंभिक, अनुक्रमिक, यानी जो हमारी क्वालिटी जो गुणवत्ता होती है यही होती है। यानी लेखा परीक्षा का सबसे व्यापक प्रकार गुणवत्ता प्रणाली लेखा परीक्षा है जो समग्र रूप से प्रणाली की उपयुक्तता और प्रभावशीलता की जांच करती है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक लेखा परीक्षा में शामिल तीनों पक्षों में से प्रत्येक डैश एक भूमिका निभाता है जो इसकी सफलता में योगदान देता है। देखिए दोस्तों, क्लाइंट, यहाँ क्लाइंट से जो क्लाइंट है दोस्तों और ऑडिटर नहीं, ये तो गलत है दोस्तों। क्लाइंट, ऑडिटर और ऑडिट ये तो सही है। क्लाइंट, मॉडरेटर और ऑडिट ये भी गलत है। क्लाइंट, ऑडिटर और ऑडिट ये भी सही है। यानी कि दोनों क्वेश्चन ए और बी और डी दोनों सेम हो गया दोस्तों। यानी यही हमारा दोनों सही है दोस्तों। हमारा होगा क्लाइंट, ऑडिटर और ऑडिट होता है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने कि एक ऑडिट आमतौर पर 3 चरणों में किया जाता है। एक ऑडिट आमतौर पर 3 चरणों में किया जाता है। फर्स्ट है लेखा परीक्षित के साथ एक पूर्व परीक्षा या प्रारंभिक बैठक प्रक्रिया की शुरुआत को चिन्हित करती है। दूसरा, चयनित संदर्भ मानक के विरुद्ध प्रलेखित प्रक्रियाओं की उपयुक्तता लेखा परीक्षा शामिल है। लेखा परीक्षक गुणवत्ता प्रणाली के कार्यान्वयन की गहराई से जांच करता है। दोस्तों, ये तीनों सही हैं। ये जो तीनों हमारे ये सही हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन मन में उठ रहा है, उसको हम पूछते हैं। बताइए कि दोस्तों जो ऑडिटर के अधिकारों को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन है कि ऑडिटर के अधिकारों को राइट टू एक्सेस को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। दोस्तों, ऑप्शन हम आपको देते हैं, आप लोग देखिएगा दोस्तों। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये जो है, इसमें 143 सबसेक्शन 1 बी है, 144 है सबसेक्शन 2 है, सी है हमारा जो 142 है, और जो डी है 143 है। नहीं, इसको 145 मान लो दोस्तों, 145 है, ठीक है। यानी इसमें इस चारों में कौन आंसर सही है कि ऑडिटर के अधिकारों को
किस सेक्शन में हम डिफाइन करते हैं, तो दोस्तों इसमें जो है 143 सब सेक्शन 1 में, इसी में हम इसको डिफाइन करते हैं, उनके अधिकारों को। ठीक दोस्तों। और क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि लेखा परीक्षा की अंतिम रिपोर्ट में कम से कम निम्नलिखित शामिल होना चाहिए। आवश्यकता नहीं वाला चुनें। दोस्तों आवश्यकता नहीं वाला चुने हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे किए गए ऑडिट का प्रकार, ऑडिट की विशेषताएं, शामिल पार्टियों की पहचान, ऑडिटर, ऑडिट और थर्ड पार्टी, ऑडिट टीम के सदस्य, महत्वपूर्ण गैर अनुरूपताएं और अन्य अवलोकन, इस्तेमाल किए गए ऑडिट मानक और संदर्भ दस्तावेज, उचित का निर्धारण, सुधारात्मक कार्रवाइयाँ। ठीक है, सुधारात्मक कार्रवाइयाँ, लेखा परीक्षक की अवधि। इसमें तो सभी सही हैं, लेकिन दोस्तों जो दूसरा है, इसमें जो दूसरा है, देखिए इसमें दिया क्या उत्तर, हाँ जो दूसरा है बी है, यही नहीं है। ठीक, दूसरा। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि आंतरिक ऑडिट की तुलना में बाहरी ऑडिट में लगने वाला समय और लागत बहुत अधिक है। ये सही होता है दोस्तों कि जो इंटरनल जो हम ऑडिट करते हैं उसकी तुलना में बाहरी ऑडिट में लगने वाला समय और लागत बहुत अधिक होता है। और आठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑडिट एक तथ्य खोजने की प्रक्रिया है। ऑडिट एक तथ्य खोजने की प्रक्रिया है जो वास्तविक परिणामों की तुलना डैश से करती है, एक निर्दिष्ट मानक और योजना से। यही है ही है दोस्तों। देखिए जो अपेक्षित परिणाम, समय से पहले परिणाम, प्रारंभिक परिणाम, इसमें सब गलत है, लेकिन एक निर्दिष्ट मानक और योजनाएं से वो कर सकता है एक ऑडिट तथ्य खोज की। ठीक है। डैश 9 नंबर का क्वेश्चन है, डैश से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह आवश्यक संसाधन प्रदान करें और लेखा परीक्षकों के साथ स्टाफ सदस्यों का चयन करें। कौन? ऑडिट। ठीक। संगठन के लाभ के लिए गुणवत्ता लेखा परीक्षा को केवल गैर अनुरूपता और सुधारात्मक कार्रवाइयों की रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन अच्छे अभ्यास के क्षेत्रों को उजागर नहीं करना चाहिए। ये जो है ये तो गलत है दोस्तों। ये जो है बी जो है असत्य है। ऐसा थोड़ी नहीं कहा गया है कि मतलब एक जो क्वालिटी वाला यानी गुणवत्ता लेखा परीक्षा को केवल गैर अनुरूप और सुधारात्मक कार्रवाइयों की रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन अच्छे अभ्यास के क्षेत्रों को उजागर नहीं करना चाहिए। ये गलत करना चाहिए दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है? कंपनी का भागीदार या निदेशक, अस्वस्थ मन का व्यक्ति, श्री वाई जो रुपये का बकाया हो, कंपनी को 500 नहीं, मिस्टर जेड सीए जो चार्टेड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट धारक जो हो, जो सीए जो होता है उसी को। डैश के लिए न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। शेयर पूंजी में वृद्धि करना, शेयर पूंजी में कमी, शेयरों का स्टॉक में रूपांतरण, नए शेयर जारी करना। न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। जो शेयर पूंजी में जो कमी हो जाती है वहाँ पर न्यायालय की पुष्टि की जो आवश्यक यहीं पर होती है दोस्तों, बी में। थर्टी नंबर क्वेश्चन है, ऑडिट का अर्थ क्या है? ऑडिट का अर्थ क्या है? व्यापार लेन देन रिकॉर्ड करना, अंतिम खाते तैयार करना, पुस्तकों, खातों, वाउचरों आदि की परीक्षा ही हमारी क्या कहलाती? ऑडिट का मेन ही यही अर्थ होता है। ठीक है। लेखा परीक्षक उसके द्वारा जांचे गए खातों पर रिपोर्ट करेगा। शेयर धारकों के लिए
अदालत में, बैंक में नहीं, शेयरधारकों के लिए। ठीक, शेयरधारकों के लिए। भूमि की बिक्री एक पूंजी प्राप्ति होती है। जैसे दोस्तों आप समझ लीजिए कि यदि कोई कंपनी है, कोई मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमें पूंजी की, कैपिटल की आवश्यकता होगी। किसकी होगी? कैपिटल की आवश्यकता होगी। ठीक दोस्तों, यदि मान लीजिए उस कंपनी में हमारे पास मशीनरी हैं, फर्नीचर हैं, काफ़ी जो हमारी बैलेंस शीट की जो संपत्ति होती हैं, असेट्स जो होते हैं, यदि उसका वो मतलब उसका डेली यूज करते करते वह धीरे धीरे मतलब कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वह उस कंपनी में यूज लायक नहीं रहती है, तो उसको जो कंपनी के जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, उसको यदि वो मान लीजिए बेचते हैं, तो जो पूंजी मिलती है वही पूंजी प्राप्ति हमारी होती है। यानी कहा गया ना, भूमि की बिक्री पर, यानी जो लैंड को या बेचे आप, या वहाँ मशीनरी, यानी जो पूंजी जो भी है उसको बेचने पर जो प्राप्त होती है वही पूंजी की प्राप्ति होती है दोस्तों। 60 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त भंडार डैश द्वारा बनाया जा सकता है? केवल बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के द्वारा। इसलिए कि यहाँ केवल पब्लिक लिमिटेड से कोई मतलब नहीं, केवल प्राइवेट कोई मतलब नहीं, केवल बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के द्वारा एक गुप्त भंडार बनाया जा सकता है। आप देखते होंगे, आप लोग कोई बैंक है, ठीक है, ये कोई बैंक है तो अपने यहाँ जो अकाउंट मेंटेन करता है, यानी SLR होता है, SLR सेल्स लिक्विडिटी रेशियो जो होती है उसको मेंटेन करता है, यानी कोष फंड को मेंटेन करता है, बैंक करता है। उसी तरह कंपनी भी अपनी एक उसका एक कोष होता है, उसको मेंटेन करती है, गुप्त भंडार, ठीक है, वही करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी लेन देन को खाते की पुस्तकों में पूर्ण या आंशिक रूप से दर्ज नहीं किया गया है तो ऐसी त्रुटियों को डैश कहा जाता है? चूक की त्रुटि कही जाती है। इस चूक की त्रुटि कही जाती है। दोस्तों आज हम जो 60 MCQ को पढ़ेंगे दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हैं दोस्तों, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा दोस्तों, और इसको एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा पढ़िएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो हमारे सामने UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो पेपर आ रहा है दोस्तों, इसकी एक्सपेक्टेड जो डेट जो है 21-22 को तो बताए जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ये लग रहा है कि जो जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने की 100% चांसेस दिख रहे हैं दोस्तों। 80 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि एक फर्म की संपत्ति, देनदारियों, भंडार के संतुलन, प्रावधान और अर्जित लाभ या हानि की राशि को सत्यापित को डैश कहा जाता है? यानी बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट जो ऑडिट होती है इसी को। देखिए दोस्तों, आप मतलब इसमें देखिए अंतरिम लेखा परीक्षक भी दिया है, तो आप इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों। इसमें बोला है कि एक फर्म की संपत्ति, समझ रहे हैं ना, संपत्ति, देनदारियों, भंडार के संतुलन, प्रावधान और अर्जित लाभ हानि, क्या दोस्तों है यहाँ लाभ हानि की बात, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस की जो अमाउंट को प्रमाणित करने के लिए, उसको सर्टिफाइड करने के लिए कहाँ हो जाता है, किया जाता है, उसको कहा जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑडिट ही बोलते हैं उसे, ठीक है दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन है कि सभी आय और व्यय खाते के शेष की बाउचिंग को डैश की बाउचिंग के रूप में जाना जाता है? तो जो हमारा है अवैयक्तिक खाता बही जो होती है, इसी को कहा जाता है बाउचिंग को क्या लिखा दोस्तों, एक मिनट, अवैयक्तिक खाता बही कहा जाता है, ठीक है। जो बी है यही हमारा सही आंसर है कि सभी आय और व्यय खाते के शेष की बाउचिंग को अवैयक्तिक खाता बही की बाउचिंग के रूप में जाना जाता है।
और सबसे बड़ी चीज़ है जो नकद है तो नकद की बिक्री नकद के अकाउंट में होगा, बिक्री की बिक्री में होगा, और जो पर्सनल अकाउंट की जो होती है यानी व्यक्तिगत खाता कुछ में होगी। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के जो शेष वाउचिंग को हम अवैयक्तिक खाता बही के रूप में वाउचिंग के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है। जो 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभिक व्यय डैश के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। एक काल्पनिक संपत्ति, बी अमूर्त संपत्ति, सी बर्बाद संपत्ति, डी फ्लोटिंग संपत्ति। जो काल्पनिक संपत्ति होती है जो प्रारंभिक व्यय के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, काल्पनिक संपत्ति व्यय के लिए सबसे अच्छा उदाहरण होता है। दोस्तों जो क्वेश्चन 20 है, जो प्रारंभिक व्यय डैश के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है काल्पनिक संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, जो एक टेंजिबल होता है, एक इंटेंजिबल होता है। हाँ दोस्तों यही है, काल्पनिक संपत्ति ही है। 21 क्वेश्चन है कि आवधिक अंकेक्षण को डैश भी कहा जाता है। एक बैलेंस शीट ऑडिट भी कहा जाता है। ठीक है, एक आवधिक अंकेक्षण को बैलेंस शीट ऑडिट कहा जाता है। ठीक है। एक सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षक की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाएगी। जो हमारे अथवा केंद्र सरकार जो है उसके द्वारा की जाती है। यानी कहा गया एक सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षक की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है। जो हमारे होते हैं ना एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं उसी की बात की जा रही है दोस्तों। और 23 क्वेश्चन है कि रोकड़ बही के अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य हो सकता है। तो संपत्ति और देनदारियों को सत्यापित करने के लिए, यह जानने के लिए कि सभी प्राप्तियां और भुगतान ठीक से दर्ज किए गए हैं, व्यापार में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जांच करना है, बैंक बैलेंस चेक करने के लिए। ये तो गलत पूरा ही है। यानी रोकड़ बही के अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि यह जानने के लिए कि सभी प्राप्तियां और भुगतान ठीक से दर्ज किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो जो हमारा जो बी है यही सही है। ठीक। 24 क्वेश्चन है कि नवगठित कंपनी की शेयर पूंजी के मुद्दे की जांच करने के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं में से एक है। क्या है? एसोसिएशन के विज्ञापन, एसोसिएशन के लेख जो होते हैं। जब कोई कंपनी यदि हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उस समय शेयर जो पूंजी के मुद्दे की जांच करने के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं में एक एसोसिएशन के जो ज्ञापन होते हैं या एसोसिएशन के लेख को ही वो करती है। ठीक है। एक लिपिक का कार्य दूसरे लिपिक द्वारा स्वतः जांचे जाने को आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक जांच बोलते हैं उसे। ठीक है, आंतरिक जांच। कंपनी के मालिकों को डैश कहा जाता है। कंपनी के मालिकों को हम शेयर धारक बोलते हैं, यानी इसे हम शेयर होल्डर ही बोलते हैं। ठीक है, जो शेयर होल्डर होते हैं। ठीक ठीक ना, इसे शेयर होल्डर बोलते हैं। इसे कहा मतलब कंपनी के मालिक को कहा जाता है, शेयर धारकों को कहा जाता है। जांच की मुख्य वस्तुएं हैं त्रुटियों और धोखाधड़ी की खोज करने के लिए, त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकने के लिए, बयानों को सत्यापित करने के लिए। उपरोक्त हमारे जो सभी हैं यहाँ पर जांच की मुख्य वस्तुएं यही सब होती हैं। इसके द्वारा एक ऑडिटर पूरे एक किसी संगठन या कंपनी को पूर्ण तरीके से वह जांच परख सकता है। उसमें जो गलतियां हैं, कमी है, उसको जो मतलब निकाल सकता है कि कहाँ दिक्कत है, क्या है। सब एक ऑडिटर के द्वारा किया जा सकता है। 28 है कि शेयर डैश
जारी किया जा सकता है बराबर प्रीमियम छूट पर उपरोक्त सभी। भाई यदि कोई कंपनी है, यदि वो कंपनी खोली जा रही है, इस्टेब्लिश की जाती है, तो हमें कैपिटल की यानी पूंजी की यानी शेयर की हमें आवश्यकता होती है। उस समय जो शेयर होल्डर होते हैं और उस समय जो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो सोचते हैं कि मतलब क्या हम करें, कुछ प्रीमियम या छूट या कुछ ऐसे दें कि जिससे हमारे मतलब अट्रैक्शन बढ़े और वहाँ पर लोग शेयर को खरीदें और हमारी कंपनी को अच्छी तरह से मतलब हम इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, यही कहा है कि शेयर डैश जारी किया जाता है यानी बराबर प्रीमियम छूट यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, 29 है कि एक लेखा परीक्षक की देनदारियां डैश हो सकती है। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल। एक लेखा परीक्षक की देनदारियां हो सकती है सिविल और क्रिमिनल। ठीक, एक कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक डैश होना चाहिए। दोस्तों एक जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं उसे ही होना चाहिए। ठीक, लेखा परीक्षक के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्त को डैश द्वारा भरा जा सकता है। एक आम सभा के द्वारा इसको भरा जा सकता है। इसमें हम जो फर्स्ट पार्ट में दोस्तों इसके बारे में हम बताए थे। ठीक दोस्तों, कंपनी अधिनियम धारा 233 के तहत कास्ट ऑडिट है क्या है? एक स्वैच्छिक अनिवार्य उचित परिहार यानी उचित है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक बार हम तो कहेंगे दोस्तों, फिर दोबारा एमसीक्यू को जो 60 एमसीक्यू है उसको ध्यान से फिर दोबारा रिवीजन आप जरूर करिएगा, पढ़िएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 33 क्वेश्चन है कि जब किसी कंपनी की वार्षिक आम बैठक में कोई लेखा परीक्षक नियुक्त या पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता है तो उस मामले में डैश केंद्र सरकार रिक्त को भरने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति करती है। निदेशक मंडल रिक्त को भरने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करता है। कंपनी के प्रबंध निदेशक रिक्त को भरने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है। इनमें से कोई भी रिक्ति को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता है। दोस्तों जो केंद्र सरकार की रिक्ति को भरने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति करती है, केंद्र सरकार रिक्ति को भरने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करती है। दोस्तों हमारा ये जो है यही सही है। धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए सबसे कठिन प्रकार की गलत बयानी डैश पर आधारित है। संबंधित पार्टी खरीद, संबंधित पार्टी की बिक्री का पुनर्कथन, रिकॉर्ड किए जाने से बिक्री लेन देन की चूक। जो डी है यही होगा। 35 क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यावसायिक संशयवाद के लिए क्वेश्चन सॉरी दोस्तों 35 क्वेश्चन है कि व्यावसायिक संशयवाद के लिए आवश्यक है कि लेखा परीक्षक मान लें कि प्रबंधन है जो मैनेजमेंट। व्यावसायिक संशयवाद के लिए आवश्यक है कि जो लेखा परीक्षक मान ले कि प्रबंधन है डैश क्या है? यथोचित ईमानदार, न तो ईमानदार और न ही बेईमान। न तो ईमानदार और न ही बेईमान, जरूरी नहीं कि ईमानदार हो, बेईमान जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो। तो व्यावसायिक संशयवाद के लिए आवश्यक है कि लेखा परीक्षक मान ले कि प्रबंधन न तो ईमानदार है और न ही बेईमान है। सही है दोस्तों। जो 36 क्वेश्चन है दोस्तों ऑडिट एग्रीमेंट लेटर का उपयोग ऑडिटर को आश्वस्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑडिटर पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करेगा।
बी, प्रबंधन प्रतिनिधित्व पत्र, लेखा परीक्षक उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी पुस्तकों, खातों, वाउचरों तक पहुंच। जो सी है दोस्तों, यही हमारा सही आंसर है दोस्तों। एक लेखा परीक्षक जो लेखा परीक्षा स्वीकार करता है लेकिन व्यापार इकाई की उद्योग विशेषज्ञता नहीं रखता, उसे डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? विशेषज्ञों को शामिल करें। इकाई व्यवसाय की प्रकृति से संबंधित मामलों का ज्ञान प्राप्त करें। इसके बारे में प्रबंधन को सूचित करें। अन्य लेखा परीक्षकों की सहायता लें। ये जो हमारा बी है ये सही है कि एक लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा स्वीकार करता है लेकिन व्यापार इकाई की उद्योग विशेषज्ञता नहीं रखता है, उसे इकाई व्यवसाय की प्रकृति से संबंधित मामलों का ज्ञान प्राप्त करे होना चाहिए या ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। 38 क्वेश्चन है कि बैंकों का ऑडिट डैश का एक उदाहरण है। वैधानिक लेखा परीक्षक, बैलेंस शीट ऑडिट, समवर्ती लेखा परीक्षक, यानी उपरोक्त सभी। भारत में बैलेंस शीट ऑडिट डैश का पर्याय है। वार्षिक लेखा परीक्षक, निरंतर लेखा परीक्षक, विस्तृत लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षा। यानी दोस्तों जो वार्षिक लेखा परीक्षा है दोस्तों यही होता है। दोस्तों आप समझते होंगे कि जो भारत में या कहीं पर जो कंपनी होती है उसको उसका मतलब एक लाभ और हानि पता करने के लिए वर्ष के अंत में हम लोग की बैलेंस शीट बनाते हैं। वार्षिक देखिए यहाँ पर है ना कि भारत में बैलेंस शीट ऑडिट वार्षिक लेखा परीक्षा का बनाते हैं, जिससे हमें जान पाते हैं कि जो पिछले वर्ष हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हानि हुआ, इस वर्ष कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हानि हुआ। इसीलिए एक वार्षिक लेखा परीक्षा होता है जो बैलेंस शीट जो होती है। ठीक है। जो ऑडिट के द्वारा जो ऑडिटर होते हैं उनके द्वारा ऑडिट की जाती है, देखी जाती है दोस्तों। 40 क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट ऑडिट में डैश का सत्यापन शामिल है। संपत्ति, देनदारियों, आय और व्यय, हमारी जो असेट्स हैं और जो देनदारियां हैं, इनकम एक्सपेंडिचर हैं, उपरोक्त हमारे सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईपीए का तथ्य नहीं है? ईपीए का मतलब हो गया दोस्तों कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एजेंसी है उसी की बात हो रही है। तो इसमें जो व्यय लेखा परीक्षक नहीं है। ठीक है। फोर्टी 42 क्वेश्चन है कि लेखा परीक्षा के लिए भौतिकता के स्तर का निर्धारण करने में किस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? पिछले वर्षों की त्रुटियां, लेखा परीक्षक पारिश्रमिक जो होते हैं, समायोजित आंतरिक वित्तीय विवरण, पूर्व वर्ष के वित्तीय विवरण। क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए दोस्तों, कि लेखा परीक्षा के लिए भौतिकता के स्तर का निर्धारण करने में किस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? लेखा परीक्षक पारिश्रमिक, इस पर कोई मतलब नहीं दोस्तों है, इस पर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। और इस सबों पर करना चाहिए। 43 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल स्तर पर लागू विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में सबसे निकट से जुड़ा हुआ है? ठीक है। ये है, यह बैलेंस शीट खातों के बीच संबंध का अध्ययन करने में मदद करता है। यह वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरणों को खोजने में मदद करता है। यह संभावित निरीक्षणों की पहचान करने में मदद करता है। यह एक विशिष्ट खाता क्या है? एक विशिष्ट खाता, यह एक विशिष्ट खाता की वैधता का समर्थन करने वाले सबूत जमा करने में मदद करता है। ठीक है। 44 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा
अंकेक्षण साक्ष्य का सबसे कम प्रेरक प्रकार है? तो जो क्लाइंट से प्राप्त बैंक स्टेटमेंट, ऑडिटर द्वारा सीधे तृतीय पक्षों से प्राप्त किए गए दस्तावेज, बिक्री बीजक की कार्बन कॉपी का ऑडिटर द्वारा निरीक्षण किया गया। ऑडिटर द्वारा की गई गणना नहीं दोस्तों, जो बिक्री बीजक की जो कार्बन कॉपी का ऑडिटर द्वारा निरीक्षण किया गया, यही में से कौन सा जो प्रेरक है, यही है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिटिंग श्योरेंस स्टैंडर्ड ऑडिट प्लानिंग से संबंधित है? ऑडिटिंग इंश्योरेंस स्टैंडर्ड ऑडिट प्लानिंग से संबंधित है। AS7, AS8, AS9, AS3। ठीक है, तो जो बी है दोस्तों, यही हमारा आंसर है, AS8। ऑडिट प्रोग्राम डैश द्वारा तैयार किया जाता है? तो ऑडिटर और उनके ऑडिट सहायक के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, 47 है कि सगाई पर अनुपालन किए गए ऑडिट वर्किंग पेपर्स की मात्रा सबसे अधिक डैश से प्रभावित होगी? प्रबंधन अखंडता, लेखा परीक्षक अनुभव और पेशेवर निर्णय, लेखा परीक्षक योग्यता, नियंत्रण जोखिम। दोस्तों सगाई पर अनुपालन किए गए ऑडिट वर्किंग पेपर्स की मात्रा सबसे अधिक प्रबंधन अखंडता से प्रभावित होगी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्किंग पेपर तैयार करने का लाभ नहीं है? पहला, लेखा परीक्षक कार्य की समीक्षा के लिए एक आधार प्रदान करना, बाद के ऑडिट के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑडिट का काम कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है, समान मुद्दों पर दूसरे ग्राहक को सलाह देने के लिए एक गाइड प्रदान करना। दोस्तों इससे कोई मतलब ही नहीं है कि ये जो तीनों स्टेटमेंट से काफ़ी अलग है दोस्तों, इसलिए हमारा सर जो डी है यही है। निम्नलिखित में से कौन सा खंड लेखा परीक्षक की योग्यता से संबंधित है? क्वेश्चन सुनिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा खंड लेखा परीक्षक की योग्यता से संबंधित है? जो धारा 226 सबसेक्शन 1 और धारा 226 सबसेक्शन 2 में जो दिया गया है, यही जो है लेखा परीक्षक की योग्यता से संबंधित है। ठीक है, 50 क्वेश्चन है कि निदेशक मंडल कंपनी के पहले लेखा परीक्षक को डैश नियुक्त करेगा। ठीक, तो कंपनी के कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेट के पूरा होने के 1 महीने के भीतर, बी है कंपनी के प्रमोशन के 1 महीने के भीतर, सी है कंपनी का कारोबार शुरू होने के 1 महीने के भीतर, कंपनी के निगमन के 1 महीने के भीतर। दोस्तों जो डी है कंपनी के निगमन के 1 महीने के भीतर निदेशक मंडल कंपनी के पहले लेखा परीक्षक को नियुक्त करेगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। यदि निर्देश पहले लेखा परीक्षक नियुक्त करने में विफल रहते हैं, यदि निर्देश पहले लेखा परीक्षक नियुक्त करने में विफल रहते हैं, तो शेयरधारक एक संकल्प पारित करके उन्हें नियुक्त करेंगे। एक आम सभा होगी दोस्तों, इसी के आधार पर वह ऑडिटर को नियुक्त कर सकते हैं। एक सरकारी कंपनी का लेखा परीक्षक, एक सरकारी कंपनी का जो लेखा परीक्षक CNAG, इसका मतलब हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनका पारिश्रमिक डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो हमारे जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है दोस्तों। ठीक,
53 क्वेश्चन है कि कार्यकाल की समाप्ति से पहले पहले लेखा परीक्षक को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कार्यकाल की समाप्ति से पहले पहले लेखा परीक्षक को हटाने से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है, उसे एक आम बैठक में हटा दिया जाता है। शेयर धारक ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं। इस तरह के निष्कासन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है। दोस्तों, ऐसे कार्य करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ठीक है। 54 है, सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक के पास डैश का अधिकार नहीं है। एक लिखित अभ्यावेदन करे, ये तो है ठीक, उसका अभ्यावेदन परिचालित कराएं, ये भी है। बैठक में सुना जाए, ये भी है। कंपनी के सदस्य के रूप में बोले, ये नहीं होता। सिर्फ कंपनी के जो सदस्य मतलब होंगे वही हमारे जो शेयर होल्डर ही होते हैं, वही होते हैं। लेकिन ये कंपनी के शेयर होल्डरों के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है आम बैठकों के बैठक से, जो हमारे ऑडिटर होते हैं। तो इसमें यही है कि अधिकार में नहीं है, यही नहीं है। और ये जो है सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक के पास लिखित उसका अभ्यावेदन परिचालित कराएं, अब बैठक में सुना जाए, यही है। लेकिन कंपनी के सदस्य के रूप में बोले, ये नहीं है। ठीक है। डैश, कंपनी के ऑडिटर को कंपनी की विदेशी शाखाओं में जाने का अधिकार नहीं। ठीक। असीमित दायित्व मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों, बैंकिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। नॉन प्रॉफिटिंग मेकिंग, इससे भी नहीं। जो मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो हमारा बी है, यही है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऑडिटर को कंपनी की विदेशी शाखाओं में जाने का अधिकार नहीं है। ठीक है। 56 है कि केंद्र सरकार के आदेश पर स्पेशल ऑडिट कराया जाता है। कौन सी धारा ऐसी शक्तियाँ देती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इसको बढ़िया से पढ़िएगा दोस्तों, कि केंद्र सरकार के आदेश पर स्पेशल ऑडिट कराया जाता है। कौन सी धारा ऐसी शक्तियाँ देता है। दोस्तों, जो आर्टिकल 242 ए जो है, यही हमको देता है। दोस्तों, ठीक है। 242 ए जो है, ये हमको देता है। दोस्तों, 57 है कि C&G जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अधिनियम 1971 के अनुसार नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल डैश 4 साल डैश क्या हमारे हैं डैश इतना से इतना साल, यानी कि जो 6 साल हैं 4 साल। ये क्वेश्चन दोस्तों सही नहीं है। क्वेश्चन ये दोस्तों कुछ मिसप्रिंट है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 1971 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो हमारा 6 साल है, ये बात तो सही है। लेकिन ये 4 साल क्या, ये गलत है। यानी हमारा जो है जो 6 साल है यही होता है। ठीक है। लेन देन के ऑडिट में डैश शामिल नहीं है। ठीक। औचित्य लेखा परीक्षा, दक्षता सह प्रदर्शन लेखा परीक्षा, प्राप्तियों की लेखा परीक्षा, व्यय या अंकेक्षण जो बी है। लेन देन के ऑडिट में जो दक्षता सह प्रदर्शन लेखा परीक्षक शामिल नहीं है, और जितने हैं और ये सब हमारे 3 हैं, ये हमारे शामिल होते हैं। प्राप्तियों की लेखा परीक्षा, व्यय का अंकेक्षण, औचित्य लेखा परीक्षा, ये शामिल होते हैं। लेकिन दक्षता सह प्रदर्शन लेखा परीक्षा से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ये शामिल नहीं होता है। जो 59 क्वेश्चन है कि किराया जमा और प्रेषण का लेखा परीक्षा डैश को कवर नहीं करता है। तो उधारी का ऑडिट, ऋण के परिशोधन की लेखा परीक्षा, स्वीकृतियों का ऑडिट, रेमिटेंस ऑडिट, यानी स्वीकृतियों का जो ऑडिट है इसी को हम कवर ये नहीं करता है। किराया जमा प्रेषण का लेखा परीक्षक जो स्वीकृतियों का ऑडिट को कवर नहीं करता है। उधारी का ऑडिट, ऋण के परिशोधन की लेखा परीक्षक, रेमिटेंस ऑडिट करता है, लेकिन स्वीकृतियों का ऑडिट नहीं करता है। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 60 है,
दोस्तों, एक सरकारी कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत करता है। जो कैग जो होते हैं इन्हें करता है दोस्तों, जो कैग होते हैं इन्हें करता है, यानी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं इन्हीं को करता है। एक सरकारी कंपनी वैधानिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट कैग को जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्रस्तुत करता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, आज हमने जो ऑडिट का 60 क्वेश्चन जो हम लोग MCQ पढ़े हैं और उसके बीच बीच में कुछ हम बेसिक भी बात किए हैं दोस्तों। ये जो 60 क्वेश्चन है दोस्तों हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग जो अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट का आप लोग देखे होंगे दोस्तों। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि यहाँ से 40 से 45 50 क्वेश्चन तक सिर्फ ऑडिट से ही क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। तो हम दोस्तों यही कहेंगे आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़िए दोस्तों। और इसके कुछ आर्टिकल हैं, हम अगले वीडियो में इसके जो सबसेक्शन है इसको भी हम देखेंगे दोस्तों। और इसके काफ़ी हैं जो जैसे बोल दिया राइट टू एक्सेस हो गया, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट करता ऑडिटर, जो इनेग्रल मीटिंग जो होती है, ये जितने भी हमारे हैं इसके अगले वीडियो में इसको हम फिर पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें दोस्तों। और दोस्तों, और यदि आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे कि आप लोग वीडियो को आसानी से पढ़ सकेंगे दोस्तों। और इससे अपना थैंक यू दोस्तों। गुड नाइट।